Welcome back, Physics Guru Sharan sir. Today we will discuss thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस होगा एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे और टाइम देखकर फिर मैं वर्क डन भी निकालूंगा आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में. चार प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में: आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस. ये चार प्रोसेस है. तो मोस्टली जो हमें 11th में पढ़ना है CBSE के हिसाब से, तो उसमें ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा. इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एनर्जी इज कांस्टेंट. ये दो कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब चेंज हो सकता है. मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा और वो हीट ले भी सकता है और हीट विड्रॉ भी कर सकता है, दे भी सकता है. ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस. अगर हम आइस को मेल्ट करा रहे हैं तो कैसा होगा? सपोज करो इतना बड़ा आइस क्यूब है हमारे पास. तो जो आइस है, आइस कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे. तो ये 0 डिग्री पर है. इसको मैंने रख दिया कहीं पे, तो अभी ये आइस जो है वो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, ये सारे 0 डिग्री पे, क्योंकि आइस का एक क्यूब है. आफ्टर सम टाइम ये पार्ट मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा. फिर भी जो बचा हुआ आइस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही होगा. फिर ये पार्ट मेल्ट करेगा, टेम्परेचर आइस का 0 डिग्री ही होगा. तो इट मीन्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बट द सिस्टम गेन हीट एनर्जी. वो हीट एनर्जी कहीं से ले रहा है जिसकी वजह से ये मेल्ट कर रहा है. तो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम जो है वो 100 डिग्री के बाद बनता है. 100 डिग्री तक बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो पानी का उबलना, बॉइलिंग होना, वो 100 डिग्री ही रहेगा, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ये स्टीम बनने के लिए उससे ज़्यादा जाना पड़ेगा. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री होता है, कांस्टेंट हो गया. दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और वो हीट को ले भी सकता है और दे भी सकता है. तो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. इसके बाद आता है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? हीट एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. हीट एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो टेम्परेचर सिस्टम से ले सकता है और वो दे सकता है. एग्जाम्पल के लिए होगा ब्रशिंग ऑफ साइकिल टायर, वो एडियाबैटिक प्रोसेस में हो जाएगा. तो इन दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है. जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, वेयर एज एडियाबैटिक प्रोसेस इज वेरी फास्ट प्रोसेस. एडियाबैटिक बहुत तेज़ी से हुआ, बम, ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस और हमारा आइसोथर्मल. तो इन दोनों का इक्वेशन निकालते हैं. सबसे पहले आइसोथर्मल का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल PV इक्वल टू K. आपको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे PV इक्वल टू nRT. तो सपोज मान लो ये वही इक्वेशन है, PV इक्वल टू K where K is the constant and we can also write K equal to nRT. Now we discuss about 1 mole. तो we can write PV equal to RT. तो ये जो प्रोसेस है, ये इक्वेशन जो है ये आइसोथर्मल का इक्वेशन है. एंड एडियाबैटिक का इक्वेशन होगा PV गामा इक्वल टू K. ये इक्वेशन जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का होगा. एंड वी कैन ऑल्सो राइट CP बाय CV इक्वल टू गामा. ये आप अगर पीछे के क्लास में पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको मालूम होगा, नहीं तो अभी जान जाते हैं कि ये होता है. तो दो टाइप का आ गया हमारे पास, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक. दो प्रोसेस हो गया, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक में हीट कांस्टेंट है. अब इनका स्लोप, अब मेजर पार्ट है कि स्लोप होता क्या है. अब देखो, अगर आप देखोगे जब आपने 11th में स्टार्ट किए होगे तो सब टीचर ने बताया होगा ये VT ग्राफ है, तो स्लोप का मतलब होता था एक्सेलरेशन.
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर ओ ए बी है तो ए बी बाय ओ बी। ऐसा आपको बताया होगा कि स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन होता है, लेकिन मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि स्लोप का मतलब हमेशा एक्सेलरेशन ही होना चाहिए। नहीं, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। आप अगर एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर जो डेरिवेशन था उसको प्रूव किया होगा, तो उसमें स्लोप का मतलब होता था एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। इस सिस्टम को दिमाग में हटा दीजिए कि स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन ही होगा। कोई भी ग्राफ होगा, जितनी भी ग्राफ होगा, आप मेरे ग्राफ वाले वीडियो में देखेंगे तो ये सब एक्सप्लेन आ जाएगा। जितनी भी ग्राफ होगा उसमें मैं दो ही फंक्शन ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, एक मल्टीप्लाई करता हूँ, एक डिवाइड करता हूँ। अगर सपोज करो ऐसा है, ये y है और ये x है, इसको मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई, दैट इज कॉल्ड एरिया। और अगर इसी को डिवाइड करो y बाय x, इसी को बोलते हैं टेन थीटा, दैट मीन स्लोप। अब ये स्लोप किसी का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने लिखा है वी टी ग्राफ, तो स्लोप हो जाएगा v बाई टी। लेकिन अगर आप v इंटू टी करेंगे तो ये एरिया हो गया। तो मुझे पता है s इक्वल टू क्या होता है, वी टी। तो अगर आप एरिया निकालते हैं वी टी ग्राफ में तो आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस। लेकिन अगर स्लोप निकालते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो हर बार मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यही यूज़ करूं। मैं हमेशा जानता हूं स्लोप का मतलब होगा टेन थीटा। अगर हम स्लोप निकालेंगे तो टेन थीटा ही यूज़ करेंगे। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हम परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करेंगे, हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा, तो स्लोप बन गया। अब वो स्लोप चाहे आइसोथर्मल का हो, चाहे एडियाबैटिक का हो, किसी का भी स्लोप हो, तो मैं स्लोप ऐसे ही निकालूंगा। तो आप भी याद रखेंगे कि स्लोप निकालने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप निकालेंगे। स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप निकालेंगे, मतलब P और V इनका ग्राफ होगा। तो P ऐसा होगा और V ऐसा होगा, इनका मैं स्लोप निकाल लूंगा, मतलब इसका टेन थीटा निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट टेन थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वेशन PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो मैं लिखूंगा वी नो इन आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू K। अब स्लोप का मतलब है P बाई V निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू V। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू V। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू V। तो वी कैन राइट डी PV इक्वल टू dk बाई dV बाई dV। हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू V। अब अगर आपने डिफ्रेंशिएशन शुरू में पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, y इक्वल टू u इंटू वी था, तो प्रोडक्ट हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म u को छोड़ दिया था एंड v को डिफ्रेंशिएट किया था dv बाई dt। फिर क्या किया था, या dx, फिर हमने क्या किया, v को छोड़ दिया एंड du बाई dx ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल बन गया। सेम फॉलो यहाँ भी करेंगे। तो p को हमने छोड़ दिया एंड dv बाई dv प्लस v को छोड़ दिया dp बाई dv इक्वल टू, इसका वैल्यू 10 सेकेंड है आपके पास, मन में सोचिए और बोल दीजिए। अब देखो क्या होगा, dk बाई dv है, k इज द कांस्टेंट एंड वी नो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 0। अब देखो dx बाई dx 1 होता था, यहाँ dv बाई dv सेम है, तो ये 1 हो गया, बच गया p प्लस v dv बाई dv इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, dp बाई dv, तो इस टर्म को इधर मैं ले जाता हूँ। तो v
डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी, इस v को डिवाइड कर दो तो डी पी बाय डी वी इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, पी वी इक्वल टू के आइसोथर्मल का इक्वेशन लिखना है। वी नो आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वी। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें डिफ्रेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स, ये मैंने कराया है कि डिफ्रेंशिएशन फिजिक्स में कौन सा कैसे यूज़ करेंगे और मुझे वो याद होना चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपका डिफ्रेंशिएशन क्लियर होगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये मैं स्लोप ले आया। अब इसके बाद आता है स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर आपको लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल टू पी वी इक्वल टू पी वी गामा इक्वल टू के। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू के। अगेन सेम सी, आप एक चीज़ हमारा याद रखेंगे हर क्लास में कि जो मैं यूज़ करता हूँ सिस्टम, वो हर डेरिवेशन में वही करूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से ला देंगे, बिल्कुल सेम करेंगे। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v। तो डी पी वी गामा बाई डी वी इक्वल टू डी के बाई डी वी। फिर क्या आया कि हमारा प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे आप, फिर से फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म को छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले p को मैंने छोड़ दिया, डी वी गामा बाय डी वी, प्लस v गामा को छोड़ दिया तो डी पी बाय डी वी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है सपोज करो, तो आपको एक पहले भी बताया होगा डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स होगा n एक्स पावर n माइनस 1। ये डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला था, फर्स्ट रूल, मैंने यही सिखाया था सबको। तो यहाँ पर x की जगह आप v कंसीडर करेंगे, तो p इज द कांस्टेंट, p को छोड़ दिया। अब x टू द पावर n बाई डी एक्स, देखो x टू द पावर n डी एक्स, तो n पावर x टू द पावर n माइनस 1, तो ये v कंपेयर कर लेंगे, ये गामा आगे आ गया, v गामा माइनस 1 प्लस ये पार्ट हो गया, ये v गामा डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इसको कंपेयर करो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पावर n है, यहाँ v है, यहाँ भी v है, पावर गामा है, n आगे आ गया तो गामा आगे आ गया, n माइनस 1 तो गामा माइनस 1 प्लस ये एज इट इज़ छोड़ दिया। इस पार्ट को इधर लाएंगे क्योंकि मुझे निकालना है ये, तो v गामा डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस गामा p, ये v गामा माइनस 1 है तो इसको मैं v गामा इंटू v माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, v गामा ये v गामा कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा डी पी बाय डी वी इक्वल टू माइनस गामा p बाय v। तो अगर देखा जाए तो इतना जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल स्लोप, तो ये पार्ट आइसोथर्मल हो गया। तो जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्टीपर एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, आइसोथर्मल का जो ग्राफ है उससे थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा एडियाबैटिक का ग्राफ। मतलब हमने एक ऐसे पीवी डायग्राम लेंगे, ये पी हो गया, ये वी हो गया। ये ग्राफ अगर हमारा आइसोथर्मल है तो इसी सिस्टम से एडियाबैटिक थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा क्योंकि इसमें गामा एक्स्ट्रा है। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल कर्व एंड दिस इज एडियाबैटिक कर्व।
दो कर्व हो गया हमारे पास, एक आइसोथर्मल कर्व, एक एडियाबैटिक कर्व। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। फर्स्ट, isothermal process in which temperature is constant. Second, adiabatic process in which heat energy is constant. Third, isobaric process in which pressure equal to constant. Fourth, isochoric process in which volume is constant. अब क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी का मतलब होगा T2 माइनस T1। तो T2 and T1 both are equal, therefore we can write delta T equal to 0. Similarly, अगर आप एडियाबैटिक में आते हैं तो हीट एनर्जी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो dq इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0, dq जो है 0 हो जाएगा। आइसोबारिक में dp इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड आइसोकोरिक में dv इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल का एग्जाम्पल था मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड एडियाबैटिक का एग्जाम्पल था बर्स्टिंग ऑफ साइकिल टायर। उसके बाद स्लोप की बारी आ गई थी कि उसके बाद मैंने स्लोप बताया। स्लोप में क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस आप हमेशा यूज़ करेंगे तो आपका स्लोप आ जाएगा। एडियाबैटिक का इक्वेशन लिखेंगे, आइसोथर्मल का इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारा स्लोप आ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।